नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मैच के सीरीज के पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं या वो कौन सा इकलौता खिलाड़ी है जो लगातार परफॉर्मेंस ना करने के बाद भी टीम इंडिया में तो बना हुआ है और साथ ही साथ किसी और खिलाड़ी की जगह को भी ले रहा है। हम बात करेंगे आज इस मुकाबले में हार के बाद हम ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार टीम इंडिया अब कैसे आने वाले समय में तैयारी करने वाली है, क्या हो सकती है रणनीति टीम इंडिया की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार टीम इंडिया में ऋषभ पंत तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। टेस्ट मैचेस को छोड़ दिया जाए तो ओडीआई और टी20 मैचेस में परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि टी20 तो बिल्कुल भी बदतर रहा है, लेकिन अगर आप ओडीआई की बात करेंगे तो उन्होंने इंग्लैंड में एक शतक जड़ा था। उसके बाद से उनके एवरेज जो है 2022 में या 2020 के बाद से कुछ मैचेस में बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देख करके यही लग रहा है कि ऋषभ पंत अब लिमिटेड ओवर्स की जो सीरीज जितनी भी हो रही है, जितने भी लिमिटेड ओवर्स के मैचेस होते हैं, उन सब में ही वो बिलो द एवरेज जो है परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। पहले टी20 मुकाबले में ऐसा होता था जहां पर कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत जो है ओडीआई क्रिकेट में भी अपने शॉट्स खेलना भूल गए हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि पहले ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया की जब प्लेइंग 11 तैयार करने का वक्त आया तो आपको पता था कि अय्यर को आप बाहर कर नहीं सकते, वो परफॉर्मेंस करके आ रहे थे। उनके साथ साथ सैमसन डिजर्विंग प्लेयर थे, टी20 सीरीज में खेले नहीं थे और ज्यादा मैचेस वो खेल नहीं रहे हैं, तो उनको ही मौका देना जरूरी था। लेकिन चूंकि ऋषभ पंत को आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपने क्या किया कि ऋषभ पंत को भी खिला लिया। और कटौती कहां की? जहां पर कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी खिलाने की, वो थी बॉलिंग डिपार्टमेंट। यानी कि आपने दीपक चहर को ना खिला करके ऋषभ पंत को तरजीह दे दिया कि ऋषभ पंत तो खेलेंगे ही खेलेंगे, हम भले ही एक गेंदबाज शॉर्ट कर लेंगे। और हुआ ये कि आपने इस जो प्लेइंग 11 खिलाई उसमें से जो बॉलर्स थे उनमें 3 आपके जो पेस बॉलर थे वो थे उमरान मलिक जो कि डेब्यू कर रहे थे, अर्शदीप सिंह डेब्यू कर रहे थे और थे शार्दुल ठाकुर। ये वो खिलाड़ी है जो शायद शुरू के 3-4 ओवर तो ठीक गेंदबाजी करता है, लेकिन उसके बाद अचानक से इसके खिलाफ में हमला बोलना शुरू कर देते हैं विपक्षी बल्लेबाज। और वही हुआ भी, शायद वो लेंथ सही से नहीं पकड़ पाए और शार्दुल के खिलाफ भी पिटाई हुई। एक ओवर में जो 25 रन आए 40वें ओवर में, उसने खेल को बदल करके रख दिया। उसके बाद अगर देखें तो उमरान मलिक जो पहले 6 ओवर में बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, 7वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की खराब फील्डिंग ने उनके ओवर को महंगा बनाया और उसके बाद फिर वो महंगे ही होते नजर आए और 10 ओवर में 66 रन देकर के 2 विकेट निकालते नजर आए। लेकिन अर्शदीप सिंह बेचारे डेब्यू कर रहे थे, उनको जो करना था उन्होंने किया। चहल बिल्कुल भी नहीं चल पाए, इसीलिए कमी खली छठे गेंदबाज की। और ऐसा माना गया कि अगर आपने पंत को खिलाया भी था तो भी शार्दुल ठाकुर की जगह पर दीपक चहर ही अगर खेल लेते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कई बार सवाल आता है कि आखिरकार शार्दुल ठाकुर को दीपक चहर के ऊपर तरजीह दी ही क्यों दी जाती है? क्या हम ये मान के चले कि शार्दुल ठाकुर को टीम इंडिया जो है वो दीपक चहर से ज्यादा बेहतर और ज्यादा कैपेबल मानती है? आखिरकार ऐसा क्यों मानती है? जवाब आपको भी ढूंढना है, हम भी ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत की अगर आप बात करेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि पंत को खिलाने के लिए शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए इस्तेमाल करना है और ऋषभ पंत तो टीम के अंदर में खेलना ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे ओडीआई मुकाबले में टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? जहां तक मेरा नजरिया है वो ये कहता है कि ऋषभ पंत को आप बाहर कर दीजिए, सैमसन आपकी टीम में खेलेंगे और एक बॉलर यानी दीपक चहर को टीम के अंदर में इन करवा लीजिए। आप चाहें तो युजवेंद्र चहल का भी रिप्लेसमेंट खोज सकते हैं जो कि अपनी लाइन और लेंथ से बिल्कुल भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और हैमिल्टन में जो मुकाबला है वहां पर माना जाता है कि वहां बल्लेबाजों का ऐशगाह है, यानी कि बल्लेबाज खूब मजे उठाते हैं, खूब ढेर सारे रन बनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब यह सोचना पड़ेगा कि टीम इंडिया यहां पर क्या करने वाली है। साथ ही साथ अगर देखें जो हमारे भारतीय ओपनर्स हैं उनको भी थोड़ी तेज गति से रन बनाने की जरूरत पड़ेगी। 10 ओवर में 40, 20 ओवर में 90 ये काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा, अगर आप टिक गए, अगर आपने पिच को भाप लिया है, थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। लेकिन शायद वो भी काम चल जाए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि टीम इंडिया का जो प्लेइंग 11 हो वो ज्यादा जरूरी है। उस पर भी हम आज बात करेंगे रात 8 बजे अपने शो में। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 उस तरीके से बनाए जहां पर बॉलिंग ऑप्शंस भी आपको ज्यादा नजर आए। साथ ही साथ अगर देखें तो बॉलिंग ऑप्शन में जो बॉलिंग ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो वाकई में बॉलिंग ऑप्शन हो, जैसे कि शार्दुल ठाकुर। अब इनको खिलाने ना खिलाने का कोई फायदा नजर ही नहीं आता है टीम के अंदर में। वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी की है तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन चहल की जगह पर क्या हम कुलदीप को टीम के अंदर में लेकर के आ सकते हैं? क्या दीपक हुडा को हम शार्दुल की जगह मौका दे सकते हैं? दीपक चहर क्या पंत की जगह पर आ सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश आप भी कर रहे होंगे निश्चित रूप से, और हम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये होता है, अगर टीम में परिवर्तन किया जाता है
निश्चित रूप से टीम इंडिया अच्छा करती नजर आएगी, वापसी कर लेगी। लेकिन अगर हम फिर से उसी फॉर्मेट पर चलेंगे जहां पर ये पंत को कैसे ड्रॉप कर दें और सैमसन तो डिजर्विंग है, तो फिर अगर इसी पशुपेश में रहेंगे तो टीम इंडिया का भला तो कतई नहीं होने वाला है। आप क्या सोचते हैं और आपको क्या ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत टीम पर अब धीरे धीरे बोझ बढ़ते नजर आ रहे हैं या बोझ बढ़ाते नजर आ रहे हैं? आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।